चलो अब हम पेंक्रियाज करते हैं। पेंक्रियाज के अंदर हमें दो हार्मोन्स करने हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इंसुलिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंक्रियाज हमारा इतना वो है नहीं। पेंक्रियाज और ग्लूकागॉन बिल्कुल ही छोटा है, इसको हम जल्दी से वाइंड अप करके इंसुलिन पे पहुंचते हैं। तो ये पेंक्रियाज की थोड़ी एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस देख लेते हैं क्या है। पेंक्रियाज दो हिस्सों से बना होता है। हम अभी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी कर रहे हैं, तो हमें हमारा फोकस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ऊपर है। बट जीआईटी के अंदर हमने देखा है कि एक्सोक्राइन पार्ट इसका होता है, जिसको हम पेंक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। सही है, वो पेंक्रियाटिक एसिनाई और डक्ट से बना होता है, जो कि 80% ऑफ द पेंक्रियाज होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिर्फ 20% होते हैं, बहुत ही कम। सही है, हम ये अब ये पेंक्रियाज का एक सेक्शन है। सही, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, एक तो ये बाहर क्या है, पेंक्रियाटिक एसिनाइज है, और वो क्या है, हमारे एक्सोक्राइन पेंक्रियाज है। सही है, इसके अलावा हमें कैपिलरीज नजर आ रही हैं, जो कि ब्लड वेसल्स हैं। सही है, और आरबीसी नजर आ रहे हैं। सेंटर के अंदर अगर आप देखो तो क्या है, हमें नजर आ रहे हैं बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स। तीन सेल्स नजर आ रहे हैं, और इनकी तीनों पे ये पूरा क्या इसको हम कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जिस एरिया के अंदर ये तीन सेल्स हैं, अब अल्फा सेल्स 20% होते हैं और वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं। डेल्टा सेल्स हमारे क्या हैं, सबसे कम होते हैं, और वो सोमैटोस्टैटिन्स रिलीज करते हैं। सोमैटोस्टैटिन्स क्या मतलब, वो इंसुलिन को इनहिबिट करेंगे। सही है, और वो 10% होते हैं। इसके अलावा एक और होता है एफ। एफ बहुत रेयर होता है और वो पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज करते हैं, जैसे पेंक्रियाज के रिलेटेड जो पॉलीपेप्टाइड होंगे वो रिलीज करते हैं। मेन हमारा एज वी सेड हमारा है इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन का सेल जो है वो है बीटा सेल या बी सेल, इसको भी कहते हैं। सही है, ए सेल अल्फा सेल, बी सेल बीटा सेल और डी सेल डेल्टा सेल्स। सही है, अब बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, बट इंसुलिन के साथ साथ ये दो और मॉलिक्यूल्स भी सीक्रेट करते हैं, सी पेप्टाइड और अमाइलिन। सही है, अभी ये रेशो याद कर लो, हम इसमें आएंगे कि क्या होता है। सही है, कैसे होता है, स्पेशली दिस। तो सी पेप्टाइड और इंसुलिन का रिलीजिंग रेशो क्या है, 1:1, मतलब जितना इंसुलिन रिलीज होगा उतना ही हमारा सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा। और अमाइलिन का क्या है, अमाइलिन हमारा 1:100 होता है। क्या मतलब, इंसुलिन अगर हमारी 100 रिलीज हुई है तो हमारा अमाइलिन 1 रिलीज होगा। अमाइलिन का फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और ग्लूकागॉन को डिक्रीज करता है। ये बेसिकली सारा वही है। हम ग्लूकागॉन को जल्दी से वाइंड अप करके इंसुलिन पे आ जाते हैं। चलो ग्लूकागॉन को देखते हैं। ग्लूकागॉन की हमें सिंथेसिस करनी है और इसका फिर एक्शन करना है। सिंथेसिस के अंदर क्या है, ग्लूकागॉन का ईजी सिंथेसिस है कि ये पहले प्री प्रो ग्लूकागॉन से बनता है, फिर प्रो ग्लूकागॉन से, और ग्लूकागॉन प्रो ग्लूकागॉन से ग्लूकागॉन। सही है, तो ये ईजी वाला है। प्रोड्यूस कौन करते हैं, हमने अभी देखा अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट अल्फा सेल्स जब प्री प्रो ग्लूकागॉन बना रहे होते हैं, प्री प्रो ग्लूकागॉन से ही हमें जीएलपी टाइप 1 और जीएलपी टाइप 2 भी मिलते हैं। ये हमने हार्मोन्स ऑफ जीआईटी के अंदर पढ़ा था कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स होते हैं ये, जो कि हमारे जीआईटी के अंदर काम करते हैं। ये हार्मोन्स ही हैं, बट जीआईटी के हार्मोन्स हैं। एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन नहीं। सही, फिर इसके अलावा क्या है, हार्मोन्स। अब इसका फंक्शन में क्या आ जाता है, बेसिकली ग्लूकागॉन क्या है, हार्मोन ऑफ एनर्जी रिलीज है। जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज करनी होगी वहाँ वहाँ हमारा, जब जब एनर्जी रिलीज करनी होगी तब हमारा ग्लूकागॉन होगा। क्या मतलब, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है और लिपिड्स को भी ब्रेक डाउन कर देगा। और जब लिपिड्स का ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है, हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा तो क्या होता है, लिपिड्स के ब्रेक डाउन ज़्यादा होने से कीटोजेनेसिस इंक्रीज हो जाता है। तो ये कीटोजेनिक हार्मोन है। सही, ग्लूकागॉन सिर्फ इतना ही है, हमने देखा था कि सिंथेसिस, फिर क्या क्या बना रहे साथ में, और फिर इसके फंक्शंस। अब आते हैं इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन है जो कि हमारा मेजर। इंसुलिन की भी अगेन हमें सिंथेसिस करना है, और फिर मोड ऑफ एक्शन वगैरह कैसे काम कर रहा है उसका सारा देखते हैं सही से। इंसुलिन थोड़ा डिटेल में है। सिंथेसिस इसकी भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है, प्री प्रो इंसुलिन, फिर प्रो इंसुलिन और फिर इंसुलिन। अब देखो हमने ऊपर क्या बोला था कि सी पेप्टाइड और इंसुलिन का रेशियो 1:1 होता है। तो 1:1 कैसे होता है, जो ये प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन जब, ये वाला प्रो इंसुलिन है। सही, ये देखो ये प्रो इंसुलिन है, तो जब ए, सी और बी, ये तीनों को मिला के क्या बन रहे हैं, प्रो इंसुलिन बन रहे हैं। बट जब प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो क्या बनते हैं, ए और बी के बीच में बॉन्ड्स आ जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और यहाँ से ब्रेकेज हो जाते हैं। तो सी जो है ये अलग हो जाते हैं, ए और बी हमारे इंसुलिन बना देते हैं। तो सी पेप्टाइड इस भी हमारा कहाँ से आ रहा होता है, प्रो इंसुलिन से आ रहा होता है। और इंसुलिन के अंदर क्या है, हमने कहा अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं, या अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अल्फा हमारी 21 होती है और बीटा हमारी 30 होती है। टोटल इंसुलिन के अंदर कितने हमारे अमाइनो एसिड्स आगे, 51 अमाइनो एसिड्स आगे। तो रीजन क्या है, सी पेप्टाइड कैसे 1:1 हुआ ये हमें देख लिया। अब सी पेप्टाइड का फंक्शन क्या है, इंसुलिन की जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ है 5 मिनट्स, और सी पेप्टाइड की जो हाफ लाइफ है वो है 30 मिनट्स। तो जब हमें इंसुलिन का लेवल मेजर करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इंसुलिन के लेवल को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इंसुलिन जल्दी से खत्म हो जाती है। हम किसको मेजर करते हैं, हम सी पेप्टाइड के लेवल्स को मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि सी पेप्टाइड का जो लेवल होगा वही इंसुलिन का लेवल होगा, वही उतनी ही अमाउंट में इंसुलिन भी प्रोड्यूस हुई होगी। फिर मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का रिसेप्टर हमने क्या पढ़ा था, इंसुलिन का रिसेप्टर होता है टायरोसिन काइनेज टाइप होता है। तो टायरोसिन काइनेज कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल करेंगे, फॉस्फोइनॉल 3। सही, और वो एक्टिवेट करेगा क्या, ग्लूट 4 और ग्लूट 11, ग्लूट 12, यहाँ वन लिखा हुआ ये असल में है ग्लूट 12। तो ग्लूट 4 और ग्लूट 12 की सेल मेम्ब्रेन पे रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर देगा। ये मोड ऑफ एक्शन है। अभी इसको पिक्चर से हम समझते हैं। देखो इंसुलिन लगेगा कौन से रिसेप्टर पे, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे। वो क्या करेगा, PI3 काइनेज को इंक्रीज करेगा। PI3 काइनेज क्या करेगा, ग्लूट 12 और ग्लूट 4 वाली जो वेसिकल्स होंगी उनको मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा के ग्लूट 4 और ग्लूट 12 मेम्ब्रेन के ऊपर ऐड कर देगा। सही है, अब इसके अलावा ग्लूट 1, 3 और 5, ये तीन जो ग्लूट्स हैं ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। मतलब अगर जब ये ग्लूट 4 और 12 नहीं थे तब भी इंसुलिन ग्लूकोज तो अंदर आ रहा होगा ना सेल के अंदर, वो कौन से ग्लूट से आता है, वो 1, 3 और 5 से आता है। इंसुलिन कौन से वाले ग्लूट लाता है, 12 और 4 लाता है। सही है, तो अब इसी से हम देख लेते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, कुछ सिम्पोर्टर्स होते हैं और बाकी हमारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स। सही, इनको वन बाय वन देखते हैं।
SGLT1 और SGLT2। SGLT1 हमने क्या कहा था, सोडियम की जब हम ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर, तब हमने देखा था कि SGLT1 काम आता है। और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के बाद किडनी के अंदर हमने कहा था कि SGLT2 और SGLT1 दोनों होते हैं, बट किडनीज में ज़्यादातर कौन से होते हैं, 2 ज़्यादा फंक्शन करते हैं 1 से, और 1 किसके अंदर ज़्यादा फंक्शन करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा फंक्शन करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर SGLT2 नहीं होते। SGLT है क्या, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सही है। फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमने अभी बात की 4 और 12 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, सही है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 RBCs के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, प्लेसेंटा के अंदर भी मिलते हैं, और फिर हमारा फीटस के अंदर भी मिलते हैं हमें। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये GLUT1 हमें ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर भी GLUT1 मिलते हैं, इसको भी हम समझेंगे इस वाले को, सही। GLUT3 मुझे कहाँ मिलते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर मिलते हैं। GLUT5 मुझे एस्ट्रोसाइट्स के अंदर मिलते हैं। फिर GLUT5 और GLUT11 क्या करता है, फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर भी होता है, ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज भी ट्रांसपोर्ट करता है ये। फिर GLUT1, 3 और 5 हमने बोला कि यूजुअली प्रेजेंट भी होते हैं सेल के ऊपर, और GLUT2 किसके ऊपर होते हैं, बीटा सेल्स के ऊपर होते हैं। बीटा सेल्स कौन से, यही जो हमारे पेंक्रियाज के बीटा सेल्स है ना, ये इंसुलिन सेक्रीट कर रहे होंगे, है ना, बट इनके ऊपर इंसुलिन डिटेक्ट करने के लिए कैसे आएगा, इनके अंदर पहले ग्लूकोज आएगा तब डिटेक्ट करता है ये, तो इनके इंसुलिन बनाना है, और वो इंसुलिन कैसे, वो ग्लूकोज किससे आता है, GLUT2 से आता है। अब एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर और फिर न्यूरॉन्स और एस्ट्रोसाइट्स वाला। देखो ये मेरा हो गया ब्लड वेसल्स, और इसके ऊपर मेरे क्या है, एंडोथेलियल सेल्स। और एंडोथेलियल सेल्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर और ब्रेन के अंदर मुझे न्यूरॉन्स मिलेंगे और एस्ट्रोसाइट्स मिलेंगे, सही। ब्लड के अंदर अब आ गई है ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गई है, तो कैसे होगा, अब इसको देखो ट्रांसपोर्ट का वो, ये जाएगी इसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से पास नहीं हो सकती, तो ये जाएगी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर से अंदर, और वो कौन से ग्लूट से जाएगी, GLUT1 से जाएगी, सही है। तो ये GLUT1 से जाएगा यहाँ पे, सही। जब GLUT1 से चला जाएगा और पास कर जाएगा, तब क्या करेगा, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर जाएगा, कौन से ग्लूट से, GLUT5 से, सही है। और फिर GLUT3 से किसके अंदर जाएगा, हमारा न्यूरॉन के अंदर जाएगा, सही है, ऐसे। और बाकी का हमने बता दिया। फंक्शंस ऑफ इंसुलिन थोड़ा लेंथी है, देखते हैं, इतना मतलब समझ के करेंगे तो हो जाएगा। हमने ग्लूकागॉन के अंदर क्या बोला, ग्लूकागॉन इज हार्मोन ऑफ एनर्जी रिलीज एंड ग्लाइकोजन इज द हार्मोन ऑफ एनर्जी स्टोरेज, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन इज द हार्मोन ऑफ एनर्जी स्टोरेज, क्या मतलब, वो बेसिकली सारा एनर्जी को सेल के अंदर डालेगा और स्टोर करेगा। ये फंक्शंस ऑफ इंसुलिन को हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ इंसुलिन के अंदर क्या है, कुछ जनरल इफेक्ट्स हैं, कुछ हमारे स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जाके इफेक्ट शो करते हैं, सही। जनरल इफेक्ट्स के अंदर क्या है, कुछ रैपिड, इंटरमीडिएट और लेट है। अगेन लेट वाले सबसे दिमाग में क्या बात रखो, लेट वाले कब होते हैं, जब हमारे जीन्स के साथ हमारा कोई लेना देना हो, है ना, जैसे हमने देखा था ऊपर, तो जीन एक्सप्रेशन ऑफ लाइपोजेनिक एंजाइम्स। फिर इंटरमीडिएट लोग में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करवाएगा, इंटरमीडिएट इफेक्ट्स अंदर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करवाएगा, ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी एंड स्टोरेज इंक्रीज करवाएगा। फिर इनहिबिट्स न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि मुझे ग्लूकोज ब्लड के अंदर कम करना है, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कम करूंगा, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन या ग्लूकोज की फॉर्मेशन कम करूंगा, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन या फिर उसकी सिंथेसिस, उसके थ्रू कोई और मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस इंक्रीज करवा दूंगा, चाहे वो ग्लाइकोजन हो या फिर प्रोटीन हो, सही है। और रैपिड क्या है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अपटेक इंक्रीज करवा देना। ये जनरल इफेक्ट्स हैं। ये क्या है, इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक क्या मतलब, वो प्रोटीन की सिंथेसिस भी इंक्रीज करवा रहे हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी इंक्रीज करवा रहे हैं, लाइपोजेनिक भी मतलब लिपिड्स की सिंथेसिस भी इंक्रीज करवा रहे हैं। अब हम इनको स्पेसिफिक एरियाज पे देख लेते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। एडिपोसाइट्स के अंदर क्या करते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि इसको ग्लूकोज को कम करें, तो ग्लूकोज से लिपिड सिंथेसिस इंक्रीज करवा देते हैं, स्पेशली ट्राइसाइक्लिसाइड्स की। फिर लिपिड्स सिंथेसाइज ही रहे, ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज ना बन जाए, तो क्या करेगा, लाइपोलिसिस के हॉर्मोन्स को भी इनहिबिट कर देगा। फिर इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय GLUT4, लिपिड सिंथेसिस के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होगा, तो उसके लिए ग्लूकोज की अपटेक भी इंक्रीज करवा देगा ये। फिर मसल्स के अंदर क्या, मसल्स के अंदर स्टोरेज इंक्रीज करवा देगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करवा देगा, ग्लूकोज अपटेक बाय GLUT4 इंक्रीज करवा देगा, वही बात है, सही है। बट अब इंपॉर्टेंट बात कि लिवर के अंदर ये GLUT4 वाला काम नहीं करता, लिवर के अंदर GLUT4 वाला काम नहीं करता, लिवर के अंदर ये ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, जो ग्लूकोकाइनेस एंजाइम है लिवर के अंदर, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाते हैं फॉर ग्लाइकोलिसिस का रेट का बढ़ाना, बट GLUT4 वाला लिवर के अंदर नहीं होता, सही है। और ये एनाबॉलिज्म है करवाते हैं, जैसे हमने बोला एनाबॉलिज्म क्या मतलब, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस की सिंथेसिस और लिपिड्स की सिंथेसिस, सही हो गया। अब ग्लूकोज की रेगुलेशन, अगेन पिक्चर भी साथ हम देखते हैं कि ग्लूकोज रेगुलेट कैसे हो रहा है और सिक्रीट कैसे हो रहा है। ये मेरा क्या है, ये मेरा बीटा सेल है, सही है। बीटा सेल के अंदर कौन सा ग्लूट होता है, हमने बोला था GLUT2 होता है बीटा सेल के अंदर। अब ये स्टेप्स हैं, और इन्हीं के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, हर स्टेप से रिलेटेड एक हमारा पिक्चर के अंदर वो है। तो हम पहले पिक्चर को देखते हैं और फिर स्टेप्स को थ्योरी में कर लेते हैं याद। तो हो क्या रहा है, GLUT2 से ग्लूकोज अंदर आ रहा है बीटा सेल्स के, सही। जब ग्लूकोज अंदर आएगा तो क्या करेगा, ये रेस्पायरेशन इंक्रीज करेगा, और जब रेस्पायरेशन इंक्रीज होगी तो मेरे सेल के अंदर ATP इंक्रीज ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बीटा सेल नॉर्मली भी रेस्पायर कर रहा होगा, है ना, यस ऐसा ही है, बट जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा बाहर, तो रेस्पायरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ATP एबनॉर्मली हाई हो जाएगा, तब क्या होता है, ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर देगा।
तो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा और अंदर ही रह जाएगा। जब अंदर रह जाएगा तो ये डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज क्या मतलब, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाने हो जाएगी सेल की। अब जब पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो इस पॉजिटिविटी से वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ कैल्शियम ओपन हो जाएंगे, और जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम ओपन हो जाते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं वेसिकल्स कंटेनिंग सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन टू गो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, और फिर वो रिलीज करते हैं। सही हो गया इतना। इसके अलावा क्या है, ये GLP और GIP जो कि हमने देखे थे किसके अंदर, GIT के अंदर जो देखे थे हमने, इनको हम क्या कहते हैं, इंक्रेटिन्स कहते थे, मतलब वो इंसुलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था। और वो कैसे करते हैं, GLP और GIP बीटा सेल्स के अंदर आके कैल्शियम वाला जो स्टेप है, ये पूरे स्टेप्स नहीं, सिर्फ कैल्शियम वाला स्टेप को स्टिमुलेट करते हैं वो। सही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और कैल्शियम को का इंटेक ये इंक्रीज़ करवा देंगे। कब, जब ये सारे स्टेप्स हो चुके होंगे उसके बाद ही। अगर ये स्टेप्स नहीं हुए तो ये भी नहीं होगा और इनका भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो GLP और GIP का इफेक्ट आने के लिए पहले ये सारे स्टेप्स होंगे, फिर वोल्टेज गेटेड चैनल्स अंदर आएगा, जब कैल्शियम अंदर आएगा तब जाके ये स्टिमुलेट करेंगे। और सही है, तो इसको अब हम पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज वाया GLUT2 इंक्रीजेज ग्लूकोज, इंक्रीज इन ग्लूकोज मतलब इंक्रीज इन रेस्पिरेशन विच मीन्स मोर ATP। ATP inhibits ATP sensitive potassium channels, causes depolarization, that is increasing of positivity inside the cell, activates calcium channels, कौन सी calcium channels, voltage gated calcium channels, फिर stimulates release of insulin vesicles। और incretins क्या करते हैं, हमारी increase the influence of calcium, वो कैल्शियम के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे। और ये कैल्शियम कब आएगा, जब ये सारा हो जाएगा। ये अगर विदाउट इंसुलिन या विदाउट ग्लूकोज के ये वाला पूरे स्टेप्स होने के बगैर अगर GLP और GIP सेल के ऊपर लगते हैं तो काम नहीं करेंगे। ये काम ही तब करते हैं जब ये पहले सारा काम हो चुका होता है। सही है, इंसुलिन को अब स्टिमुलेट कौन करेगा, इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा हमारा इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल्स और इंक्रीज इन अमाइनो एसिड्स या फिर कीटो एसिड्स। क्यों, क्योंकि जब ये सब इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी सेल के अंदर और ATP ज़्यादा बनेगा। सही, फिर इंटेस्टिनल हार्मोन्स जैसे हमने बताया ये भी सही स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे जब इंटेस्टिनल हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो क्या होता है, फिर हमारी बॉडी को समझ आ जाता है कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ रहा है, तो इंसुलिन को पहले से रिलीज कर देता है। फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स आते हैं M3 के ऊपर। M3 रिसेप्टर्स क्या थे, हमारे GQ रिसेप्टर्स थे। सही है, M1, 3 और 5 GQ रिसेप्टर्स थे। और फिर सिंपैथेटिक्स भी इसको स्टिमुलेट करती हैं। ये हमारा इंसुलिन इतना है। सही है, यहीं पे हमारी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी एंड हो जाती है।